हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए जीएस एमसीक्यू का एक और पार्ट लेकर आया हूं और यहां पर हम जीएस के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन का डेटा मिल जाए। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन को तो ध्यान से समझेंगे ही समझेंगे, उसके अलावा जो मैं उसका सॉल्यूशन में जो डिस्कशन करूंगा आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले डेली वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर हमको क्या बोला गया है। क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 इसकी मेजबानी कौन से देश के द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा कि इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था वो भी किन के बीच में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आप याद रखना कि फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैन ऑफ द मैच, ठीक, फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैन ऑफ द मैच कौन थे भाई? जेम्स फॉकनर थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक, कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैन ऑफ द मैच कौन थे? जेम्स फॉकनर थे। अब हम बात करते हैं 2019 की। तो 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कहां पर हुआ है भाई? इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ है, ठीक। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड एवं वेल्स में हुआ है, जिसमें जो फाइनल मैच था वो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड था, ठीक। इसमें जो फाइनल मैच था वो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड था, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा था। दो ये मैच टाई हुआ था, सुपर ओवर में भी रन सेम थे। उसके बाद बाउंड्री काउंट के अकॉर्डिंग इंग्लैंड को विजयी घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, और इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन हुआ था। फाइनल मैच हुआ था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें इंग्लैंड की ज़्यादा बाउंड्री होने के कारण इंग्लैंड जीता था। अब यदि हम बात करें तो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा। यदि हम बात करें 2023 तो 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा आप याद रखिएगा कहां पर होगा? इंडिया में होगा। 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा? इंडिया पे होगा। और हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर क्रिकेट की इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप की। तो यदि हम बात करें पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ, कहां पर हुआ था भाई? इंग्लैंड में हुआ था। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था और उसमें जो देश जीता था क्रिकेट वर्ल्ड कप को वो किस देश ने जीता था भाई? वेस्ट इंडीज ने जीता था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और भारत ने अब तक कुल मिला के 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। इस पे पहली बार भारत ने जीता था 1983 में, और इंग्लैंड में इसका भी आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। और 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। 2011 का जो वर्ल्ड कप था ये भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था। तो आई होप आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। तो यहां पर जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन, ऑप्शन बी है शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, ऑप्शन सी है मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्रों में तकनीक का इन्फ्यूजन, और ऑप्शन डी है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। तो याद रखिएगा कि बायो
टेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। वहीं यदि हम बात करते हैं तो आपको भी पता है भाई कि जो वर्मी कल्चर होती है इसका संबंध किससे होता है भाई? खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ाने से। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि वर्मी कल्चर का संबंध खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ाने से होता है। साथ ही साथ किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को। तो ये चीज भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। तो याद रखिएगा कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया या फिर आयरन मैन किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा बिस्मार्क ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल। साथ ही साथ में इनको आयरन मैन भी कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि साथ ही साथ में इन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। तो यदि हम इंपॉर्टेंट बात करें एक और वल्लभ भाई पटेल की, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस वर्ष मिली थी? 1928 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी 1928 में। 1928 में बरदौली किसान आंदोलन के सफलता के कारण महात्मा गांधी द्वारा महिलाओं की ओर से यह उपाधि दी गई थी। तो ये चीज भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको यहां पर क्या बताया। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह रुपए किस वर्ष में अपनाया गया था? 2009, 2010, 2011 और 2012। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह ये वाला रुपए सन 2010 में अपनाया गया था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। उसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत में प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। तो याद रखिएगा भारत में प्राचीनतम सिक्के को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। उसके अलावा भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किनके द्वारा चलाए गए थे? यूनानियों द्वारा चलाए गए थे। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानियों द्वारा चलाए गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो याद रखिएगा कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्रयंबक गांव से निकलती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि गोदावरी नदी जो है ये नासिक जिले के त्रयंबक गांव से निकलती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, लंबाई 1465 किलोमीटर और नासिक जिले के त्रयंबक गांव से ये निकलती है। यदि हम बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और यदि हम बात करें भारत से होकर गुजरने वाली बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है भाई? ब्रह्मपुत्र और सिंधु है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लंबाई 2525 किलोमीटर। और यदि हम बात करें कि भारत से होकर गुजरने वाली बहने वाली जो नदी है सबसे लंबी, वो कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो ये चीज भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं भाई कि ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहले भारतीय थे। ऑप्शन है सैयद मोदी, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद और साइना नेहवाल। तो याद रखिएगा कि ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन है भाई? साइना नेहवाल है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और साइना नेहवाल ने सन 2012 में लंदन ओलंपिक में पदक जीता था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। वहीं यदि हम बात करते हैं
तो 2016 में रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने भी पदक जीता है ओलंपिक में। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा बैडमिंटन के क्षेत्र में। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या फैक्ट बताए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, जिनेवा और वियना। तो याद रखिएगा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन जिनकी शुरुआत लगभग ओ से होती है, जैसे यदि मैं बात करता हूं यहां पर 3 की, एक हो गया आपका यूएनओ, दूसरा हो गया आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र, और तीसरा हो गया आपका यूनिसेफ। तो याद रखिएगा इन तीनों की शुरुआत यू से हो रही है, तो सीधी सी बात है इन तीनों का जो मुख्यालय रहेगा ये कहाँ पे रहेगा भाई? न्यूयॉर्क में रहेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ तीनों का मुख्यालय कहां पर होगा? न्यूयॉर्क में होगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। वहीं यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की, तो आपको भी पता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और वहीं यदि हम बात करें तो इसके प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस। और आप याद रखिएगा साथ ही साथ में कि जो सार्क है, सार्क का मुख्यालय सभी लोगों को पता है कहां पर है भाई? काठमांडू पे। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको 3 की ट्रिक बताई है। तो ये चीज भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अब। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का भी प्रकाशन करवाया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा कि भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत राजा राम मोहन राय ने की थी। तो भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत राजा राम मोहन राय ने की थी। और यदि हम बात करें तो आप सभी को पता भी होगा कि 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये चीज आप याद रखिएगा। वहीं यदि हम बात करें सन 1829 में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था, जिसमें राजा राम मोहन का राय का जो महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। क्या क्या बताया कि भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इनने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, जिसमें राजा राम मोहन राय का जो योगदान था वो काफी महत्वपूर्ण था। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? ब्रिस्टल में। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन है बिनौला यानी कि कॉटन सीड का तेल, ऑप्शन बी है जैतून का तेल, ऑप्शन सी है कॉड लिवर तेल यानी कि मछली का तेल, और ऑप्शन डी है सूरजमुखी का तेल। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है मछली के तेल में। तो ये चीज आप याद रखिएगा, यानी कि कॉड लिवर तेल में। आपको भी पता है कि धूप की कमी या फिर विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को हम कौन सा रोग बोलते हैं भाई? रिकेट्स बोलते हैं। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि धूप या विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग उसे क्या बोला जाता है? रिकेट्स बोला जाता है। तो ये इस पार्ट में सभी क्वेश्चन जो डिस्कस किए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ में उनके साथ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं वो भी आप अच्छे से तैयार करके रखें। तो आप यकीन
मानिए कि आपको इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वे लोग भी अब इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।